নমস্কার, দেখছেন হেডলাইন্স ত্রিপুরা ন্যাশনাল। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সুধপা। আমাদের যে ধারাবাহিক অনুষ্ঠান চলছে, যাদের জন্য আমরা প্রত্যেকে সুরক্ষায় রয়েছি তাদের নিয়ে, সেই ধারাবাহিক অনুষ্ঠানের আজকে তৃতীয় দিন। এই তৃতীয় দিনে আমাদের আজকের টপিক, চলুন আমরা আমাদের বর্ডার নিয়ে জানি, তথা নো ইউর বর্ডার। আমরা প্রত্যেকেই ভাবি যে কাঁটাতার মানি সীমান্ত এবং সেখানে হয়তো বিএসএফ প্রহরীরা থাকেন, কিন্তু এরকমটা না। অনেকটা প্রতিকূলতার মধ্যেও তাদের কাজ করতে হয়। আমরা অনেকেই জানি না তাদের বিভিন্ন কিভাবে তারা কাজ করেন বা তাদের ডেভেলপমেন্ট কিভাবে হয়, তারা কতটা আমাদের সমাজের জন্য কাজ করেন, এবং এই সমস্ত বিষয়ে আপনাদেরকে জানাতেই আমাদের এই বিশেষ প্রয়াস। চলুন আমরা আজকের আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করি। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমাদের অতিথি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। একেবারে প্রথমে আমরা অতিথির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন 119 নম্বর बीएसएफ बैटालियन कमांडेंट श्री रविंदर सिंह चंदेल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको, तहे दिल से स्वागत करते हैं आपको हेडलाइंस त्रिपुरा पर। तो जैसे हमने शुरुआत में कहा है कि हम बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं है कि बॉर्डर मतलब ही फेंसिंग हम लोगों को नजर आते हैं, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे काम होते रहते हैं आपका। तो जैसे आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है और जो तैनाती जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर हम कुछ इसके बारे में अगर सुने। ये सही कहा आपने कि तारबंदी बॉर्डर नहीं है, और अगर हम इतिहास में नज़र डालें तो 1947 में जब अंग्रेज आज़ादी देके गए, उस समय दो नेशंस का जन्म हुआ, पाकिस्तान और भारत। उस समय जो भारत की सीमाएं थी उसको स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी के तहत था, और स्टेट गवर्नमेंट का जो रिजर्व पुलिस होता था वो सीमाओं की रक्षा करता था। 1965 के युद्ध के बाद जब पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया, उस समय आकलन में ये पाया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट के सशस्त्र बल हैं वो इस कार्य में सक्षम नहीं है। उस समय ये महसूस किया गया कि कोई एक ऐसा बल हो जो केंद्र सरकार के अधीन हो और युद्ध और शांति के समय सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम हो। इसी के तहत बीएसएफ, दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जन्म हुआ, और प्रथम डीजी श्री के.एफ. रुस्तम जी के नेतृत्व में 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का जन्म हुआ। ड्यूटी के दौरान बहुत सारे हमारे कार्मिकों ने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है, अपनी प्राणों की आहुति दी है। उसकी वजह से ये बल देश के अग्रणी सुरक्षा बलों में शामिल है। अगर हम इसका संगठनात्मक ढांचे की बात करें तो फोर्स हेडक्वार्टर जो कि दिल्ली में स्थित है, और उसमें डीजी रैंक के अधिकारी कमांड करते हैं। उनके पास में बहुत सारे निदेशालय हैं, डायरेक्टरेट्स हैं, जैसे पोस्ट डायरेक्टरेट, ऑप्स डायरेक्टरेट, देन जी डायरेक्टरेट, लॉ डायरेक्टरेट, ये सारे दिल्ली में उनके अधीन काम करते हैं। उसके बाद 3 हमारी ऑपरेशनल कमांड्स हैं। पूर्वी कमांड जो कि कलकत्ता में स्थित है, देन पश्चिमी कमांड जो चंडीगढ़ में है, और एक एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए कमांड है जो कि छत्तीसगढ़ में है। हर कमांड के नीचे फ्रंटियर्स हैं। फ्रंटियर्स को हेड करते हैं एक आईजी रैंक के अधिकारी, इंस्पेक्टर जनरल। हर फ्रंटियर में तकरीबन 4 से 5 सेक्टर्स होते हैं, जिनको एक डीआईजी रैंक के अधिकारी कमांड करते हैं। हर सेक्टर में 4 से 5 बटालियंस होती हैं जो एक कमांडेंट रैंक के अधिकारी कमांड करते हैं। सेक्टर हेडक्वार्टर्स, फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स, ये स्टैटिक हेडक्वार्टर्स हैं, और बटालियन जो है ये एक फिक्स टेन्योर के लिए एक समय स्थान पे रहती हैं, और कुछ समय के बाद इनकी बदली की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे फ्रंटियर हेडक्वार्टर त्रिपुरा सालबगान में है, और इसको आईजी कमांड करते हैं। डीआईजी हेडक्वार्टर अगर मैं बताऊं तो तलियामोरा, जहाँ जो मेरा सेक्टर हेडक्वार्टर है वो तलियामोरा है, और बटालियन 119 बटालियन जो कि खोई डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉयड है, और अभी अभी हम जैसलमेर से त्रिपुरा में डिप्लॉय हुए। तो इस प्रकार से ये ढांचा है, और थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से
किस इलाके में कितनी थ्रेट है, जी। उसके लिहाज से हर बटालियन को एक फिक्स एरिया दिया जाता है, अच्छा। जिसकी वो सभी प्रकार की रक्षा करने के लिए सक्षम होता है। और जो एक बात जानना चाहती हूँ कि हमें पता है कि बल के हिसाब से, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे बैटेलियन हैं, अगर हम बल के हिसाब से देखें, उसके लिहाज से देखें तो किसका इसका आकार क्या है अभी तक? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बल, सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर 1965 को बना, और जो स्टेट रिजर्व बटालियंस थी वो उनको मिला के ये बल बना था। और जब इस बल की शुरुआत हुई तो केवल 25 बटालियंस इस बल में थी। आज तकरीबन 2.65 लाख कार्मिक इस बल में काम कर रहे हैं, और तकरीबन 191 बटालियंस अच्छा। इस फोर्स के साथ अभी तक आज की तारीख में है। और इसके अलावा हमारे पास 3 नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के तौर पे 3 बटालियंस हैं जो किसी भी तरह की आपदा आने पे वो मदद करती हैं। और इसके अलावा ये बल, इसकी अपनी आर्टिलरी है, अपना एयर विंग है, देन कुछ जगहों पे जैसे ब्रह्मपुत्रा है जी। या गुजरात में कच्छ का इलाका है, वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट पानी के अंदर भी है, तो अच्छा। हमारा एक इंडिपेंडेंट वाटर विंग भी है। अच्छा। और जैसे सुंदरवन के इलाके हैं बंगाल में, तो इस कुल मिला के बहुत बड़ी विश्व का ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस के तौर पे सबसे बड़ा बल है। और इस हमारे अपने प्रशिक्षण संस्थान हैं, जैसे 5 प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रशिक्षित करती हैं। इसके अलावा 10 STCs हैं, सब्सिडियरी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। नेशनल लेवल का हमारे पास नेशनल जो डॉग्स हैं उनको ट्रेन करने का एक स्कूल है। इसके अलावा जो सीमा सुरक्षा बल के पास एक टीयर स्मोक यूनिट भी है। अच्छा। जो दंगा विरोधी बल हैं उनको हथियार और आंसू गैस प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेवार होता है। तो अगर आप कुल मिला के देखें तो ये बल काफी बड़ा है और अपना कर्तव्य बखूबी से अंजाम दे रहा है। जैसे आपने बताया डॉग स्क्वाड के बारे में, और जैसे आपने बताया कि पानी में भी काम करते, वो तो पानी के अंदर नहीं थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही हम गए थे आपकी बख्शनगर और सोनामोड़ा उस जगह पर, हम अपने ऑडियंस को दिखाने के लिए वहां पर हमने देखा कि कैसे ट्रेनिंग होता है आपके डॉग स्क्वाड का जो है, और वो कितना काम पर कितना सीरियस है वो भी हमने देखा। एक गांजा था, वो उसका पैकेट कैसे निकाला। ये जो डॉग स्क्वाड है ये टिकनपुर ग्वालियर में स्थित है, और ये डॉग्स ट्रेनिंग का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। अच्छा। और तकरीबन सभी पुलिस बलों को डॉग्स ट्रेन करके दिए जाते हैं ताकि वो फिर फर्दर अपने अपने स्थान पर अपने अपने एरिया में डिप्लॉय करके ट्रैकर्स या स्निफर्स के तौर पे काम करते हैं। सर वहां से क्या पूरे देश में डिप्लॉयमेंट होते हैं? पूरे देश में यस। अच्छा। जो भी पुलिस बल जिसको इस तरह के स्वान या डॉग्स की आवश्यकता पड़ती है वो BSF से कांटेक्ट करता है। अच्छा। और उनको सप्लाई किया जाता है। बिल्कुल। और एक बात जो आपसे जानना चाहती हूँ कि देश की अखंडता को हम अगर देखें तो यूनिटी जो अभी बहुत जरूरी हो गया है, कि वो सुरक्षित रखने में भी सीमा सुरक्षा बल का बहुत बड़ा एक भूमिका रहा है, उसके बारे में कुछ सुने हम। 1965 में 25 बटालियन से शुरू कर आज तकरीबन 191 बटालियन हमारे पास अच्छा। हैं। और अगर शुरुआती दिनों की जब ये फोर्स इंसेप्शन में थी, नई अच्छा। बनी थी 1965 में जी। और 1971 में आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने फर्ज को अंजाम दिया जी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स की जब भी आवश्यकता पड़ती है इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी को मेंटेन करने के लिए, या किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा पड़ती है, स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेशन पे या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सशस्त्र बल है, तो अपनी मैंडेट यानी कि बॉर्डर या सीमाओं की रक्षा करना हमारी मैंडेट है। अच्छा।
भारत और पाकिस्तान के बीच में और भारत और बांग्लादेश के बीच में। लेकिन इसके अलावा और भी कोई ड्यूटी जब हमें असाइन की जाती है तो हम बखूबी उसको अंजाम देते हैं। लाइक इलेक्शंस के लिए पूरे देश में कहीं भी इलेक्शन होता है तो हम जाते हैं, तो डेमोक्रेसी को अपहेल्ड करते हैं। इसके अलावा कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जो दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं उनको भी सप्रेस करने के लिए हम जाते हैं। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो हमारी प्रेजेंस सभी प्रकार के एरियाज में है और बखूबी हम उस सारे कार्यों को अच्छी तरह से अंजाम देते हैं। और बड़े शॉर्ट टाइम में हमने अपने लिए एक लाइन ले रखी है, कोई भी कार्य किसी भी समय, तो हम उस पे बखूबी अच्छे उतर रहे हैं जी। और एक बात जो जानना चाहती हूँ कि सन 1971 जो याद करते ही हम त्रिपुरा के लोगों की एक इमोशन इसमें काम करते हैं, तो वहां पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें एक बहुत बड़ा भूमिका रहा है बीएसएफ का। और बांग्लादेश जो अभी एक देश के रूप में हमारे सामने है, उसको गठन करने में भी बीएसएफ का बहुत बड़ा भूमिका रहा है। उसके बारे में सर कुछ सुनाइए आप। जी, अगर हम 1971 की 1971 की लड़ाई की बात करें, उस समय ये बल बहुत छोटा था, नया था और बहुत बड़ी जिम्मेवारी इस बल के ऊपर आ गई थी। जब टू नेशन थ्योरी के तहत पाकिस्तान का जन्म हुआ और फिर इलेक्शंस हुए जिसमें मुजबिर रहमान इलेक्शन जीत के और फिर उनको लाहौर में कैद कर लिया गया। और उसके तहत पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था पूर्वी पाकिस्तान में, दैट इज ऑपरेशन सर्चलाइट, जिसमें बहुत सारे बांग्लादेश तो नहीं था उस समय, बट जो पूर्वी पाकिस्तान थे उसमें जो बुद्धिजीवी थे, देन अवामी लीग के कार्यकर्ता थे, देन बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तकरीबन 3.5 लाख के करीब लोगों को नरसंहार कर दिया गया। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, उनकी इज्जत के साथ। तो इसके साथ भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई जब 10 लाख के करीब शरणार्थी भारत की सीमाओं में प्रवेश करने लगे। उस समय ब्रिगेडियर बीसी जोशी के नेतृत्व में एक जो पूर्वी पाकिस्तान की यूथ था उनको ट्रेन करने के लिए, ताकि वो पाकिस्तान की सेना के सामने लड़ाई लड़ सकें, एक गुरिल्ला फोर्स का गठन किया गया जिसको मुक्ति वाहिनी का नाम दिया गया। और मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करने में बीएसएफ का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। और बहुत सारे एरियाज जैसे रायगंज, बनतारा, देन किलापाड़ा, और बैटल ऑफ किलापाड़ा इज वेरी फेमस। अच्छा। देन इस तरह के एरियाज में और मुक्ति वाहिनी में बीएसएफ का योगदान इसलिए भी है कि काफी एयर बेस उस समय मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर बीएसएफ ने डिस्ट्रॉय किए, जिनको पाकिस्तान अपनी एयर पावर दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। इसके अलावा अगर मैं त्रिपुरा की बात करूं तो त्रिपुरा में भी 5 ट्रेनिंग सेंटर बीएसएफ ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करने के लिए बनाए थे। वो उनमें से जैसे आशाराम बाड़ी है, देन शिमना है, देन बगागा है, देन पत्थरकंडी है, देन कुथुलिया है। ये सारे आपके अगरतला त्रिपुरा में स्थित है। मुक्ति वाहिनी के साथ सिंस बीएसएफ ने उसके बाद सब्सिक्वेंटली बांग्लादेश आजाद हुआ और उसका काफी श्रेय जो है वो बीएसएफ को मिलता है उसमें। और सभी ने उस समय के जो हमारी गवर्नमेंट थी बहुत अप्रिशिएट किया गया बीएसएफ के एफर्ट्स को। इतिहास के पन्ने से बहुत सारे कुछ हम लोगों को जानना पाया आपके साथ। तो और जो एक बात जानना चाहती हूँ सर कि हम तो बोल रहे हैं कि बीएसएफ के बारे में हम बहुत गर्व के साथ बार बार बोलते हैं, लेकिन इन सब कामों में भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उसके बारे में अगर कुछ बोले आप। यार डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो सीमा सुरक्षा बल हर रोज 24/7 फेस करता है। अगर आप बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट देखें, पूर्वी और पश्चिमी परिदृश्य में देखें, तो
पश्चिमी क्षेत्रों में अगर आप राजस्थान की बात करें तो 50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, और वही अगर श्रीनगर में या जे.एंड.के की बात करें तो जहाँ पे एलसी पे हमारी बीएसएफ तैनात है आर्मी के साथ, वहाँ पे तकरीबन -20-25 डिग्री तक हमारे जवान तैनात रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो एक अलग तरह की चैलेंजेस हैं। बहुत ज़्यादा बारिशें हैं, घने जंगल हैं, मच्छर हैं, देन पोरस बॉर्डर है, और इस प्रकार के डिप्लॉयमेंट, एंटी नक्सल ऑपरेशंस में एक अलग चैलेंजेस हैं हमारे पास। तो इस तरह से अगर आप देखें तो बहुत सारे, एक जवान को बहुत कम समय में अपने आप को नए परिवेश में ढालने की आवश्यकता पड़ती है, और हम उस चैलेंजेस को बखूबी स्वीकार करते हैं। बिल्कुल, आपके साथ बात के साथ सर मैं जुड़ना चाहती हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कुछ दिन पहले, जैसे वो शिमला बॉर्डर पर शायद ऐसा ही कुछ जगह होगा, हाँ, शिमला पर ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पर, हाँ, वहाँ पर हमने देखा, आप जैसे बोल रहे हैं कि मच्छर के साथ, अगर हम एक मच्छर की इस उदाहरण की ले क्योंकि अब डेंगू का सीजन भी है, बारिश आने से ही डेंगू का सीजन शुरू होता है, तो वो लोग मस्कीटो नेट लगा के वहाँ पर काम करते हैं। जी जी जी, आपने देखा होगा, बहुत सारे चित्रों में देखा होगा, बहुत सारे। मैंने जब वहां पर जाके भी देखा है सामने से। ड्यूटी के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं है, बिल्कुल, चाहे मच्छर हो, चाहे मौसम खराब हो, आपको ड्यूटी के लिए अगर जाना है तो जाना ही है। और उसके लिए जैसे यहाँ पे जो बॉडी पार्ट्स एक्सपोज रह जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने देखा होगा कि इस तरह की कैप्स दी जाती हैं जो एक चेहरे को भी एक नेट से ढक लेती हैं, और कई तरह की इस तरह की पोशाक बनाई जाती है जो आपको प्रोटेक्ट करे। इन सब का एक ही मकसद है कि आपको ड्यूटी के लिए बाहर निकलना ही है। उसके लिए आपके साथ आपको कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, तभी आप सीमाओं की रक्षा कर पाएंगे। और इसी के लिए बीएसएफ फेमस है, अपनी ड्यूटी के लिए और डिसिप्लिन के लिए। और हमारा मोटो भी यही है, मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी कि जब तक जीवन है तब तक कर्तव्य का निर्वाह होगा। पहले जो था ड्यूटी अंटिल डेथ, ड्यूटी अनटू डेथ, सिंस इसमें थोड़ा सा डेथ शब्द एक जुड़ा हुआ है, तो वी प्रेफर हिंदी में जीवन पर्यंत कर्तव्य। जैसे आपने बताया सर, मस्कीटो नेट लगा के उस तरीके से कुछ हेलमेट्स भी आप लोग बनाते हैं। तो उससे पहले जब हम गए, क्योंकि हम दर्शक के साथ बात कर रहे हैं, अपनी बॉर्डर को उन लोगों के साथ हम मिलजुल के हम उन लोगों को दिखा रहे हैं हम लोगों का बॉर्डर कैसे है। तो वहां पर शिमला बॉर्डर पर एक और भी जगह देखा हमने जहां पर रास्ता कोई नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा ब्रिज की तरह है। वहां से हम पैदल तकरीबन 10 किलोमीटर गए, तो एक दिन जाने से ही हम लोगों का हालत बहुत खराब था। वो जवान हर रोज जाते आते, इन सभी को हम लोगों का नमन। और एक बात जो जानना चाहती हूँ सर आपसे, जैसे कि ऐसे होते हैं कि आप लोगों के पास बहुत सारे फोर्स रहते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, इन सभी को मिला के जब ड्यूटी में आप लोग उतरते हैं तो उसकी क्या कोई इस तरीके से ऐसे कोई चैलेंजेस और उस तरीके से ऐसे कोई मंत्र होता है जिसको आगे लेके आप लोग निकलते हैं? मंत्र एक ही है कि ड्यूटी करनी है। हाँ। वही मोटिवेशन है कि हाँ। अगर ड्यूटी में नहीं जाएंगे तो हाँ। दुश्मन हमारी इस सीमाओं को क्रॉस कर सकता है। तो ड्यूटी के लिए जाना है, यही एक मंत्र है। अब ड्यूटी के लिए जाने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। उसके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या है कि मेरा इलाका सेफ रहे, मेरा इलाके में कोई भी इस प्रकार का कोई भी घटना विघटित नहीं होनी चाहिए जिससे मेरी यूनिट को, मेरी वर्दी पे, मेरी सीमा सुरक्षा बल पे और मेरे देश पे कोई आंच है। यही एक सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। बिल्कुल। और उसके आगे जो आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर कोई शहीद बल कर्मियों का पुनर्स्थापन करना है वहां पर, तो ये कार्यक्रम कैसे होते हैं आपके यहाँ? बहुत सारे इन द लाइन ऑफ ड्यूटी बहुत सारे कार्मिक शहीद भी होते हैं, देन बहुत सारे कार्मिक चोट भी और कई बार अपंग भी हो जाते हैं।
तो उनके लिए भारत सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे पुनर्वास योजना है सरकार की, देन भारत के वीर पोर्टल से उनके परिवारों को आर्थिक मदद दी जाती है, देन कल्याण कवच योजना है भारत सरकार की, जिसके तहत 40 लाख तक अच्छा। भुगतान किया जाता है उसके परिवार को, एक कार्मिक के परिवार को, और आश्रितों को पुनर्वास के लिए हेल्प की जाती है। अच्छा। तो काफ़ी भारत सरकार की काफ़ी योजनाएं हैं जहाँ पे जो शहीद हुए कार्मिक हैं उनके परिवारों को देखा जाए और अच्छा। उनको आश्रय दिया जाए। जैसे कि आपने बताया कि पूरे दिन काम करते, वो बॉर्डर देखभाल करते, एक एक बहुत बड़ा काम है, तो उन लोगों का अपना मनोबल के लिए आप लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन क्या रहता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। किसी भी कार्य को करने के लिए एक मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है जी। और जब कार्य रूटीन बन जाए तो उस मोटिवेशन की और ज्यादा जरूरत पड़ती है। सीमाओं की रक्षा करना आसान नहीं है, एक बहुत कठिन कार्य है, और हमारे जो ट्रेनिंग है, जो हमारा सैनिक ट्रेनिंग पाया हुआ है, वो बखूबी जानता है कि मुझे ये कार्य करना है। जी। 2.65 लाख की जो हमारा कार्मिक स्ट्रेंथ है, उसमें से 90% जो लोग हैं वो अपने परिवारों को पीछे छोड़ के सीमाओं की रक्षा करने के लिए आते हैं। बटालियन ही उसका दूसरा घर है, जी। चाहे वो अधिकारी है या जवान है। सबसे बड़ा इसमें जो फैक्टर आता है ह्यूमन रिसोर्स की, अगर मैं बात करूं तो दैट इज द फिटनेस और मानसिक संतुलन को बनाए रखना। अगर मानसिक संतुलन और फिटनेस है तो कार्यों को अंजाम देगा, तो सीमाओं की रक्षा अच्छे से कर पाएगा। तो फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए हम लोग मॉर्निंग आवर्स में पीटी करवाते हैं, देन योगा करवाते हैं, देन इवनिंग में गेम्स होता है। तो इस तरह से फिटनेस को मेंटेन रखा जाता है। इसके अलावा रूटीन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। हर रोज एक ही रूटीन करने से भी कहीं ना कहीं भूल चूक होने का अंदेशा रहता है, तो रूटीन को ब्रेक करके कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने, जैसा आपको पता होगा कि 100 दिन एक जवान अपनी फैमिली के साथ रहे एक साल में, ये कार्यक्रम गृह मंत्रालय की तरफ से है। तो हमारी कोशिश भी यही रहती है कि एक कार्मिक कम से कम 3 बार छुट्टी जाए और तकरीबन 100 दिन वो अपने परिवार के साथ बिताए। तो अगर आप इसको ब्रेक करें तो हर 3 महीने या 4 महीने में कार्मिक अपने परिवार के साथ छुट्टी के लिए चला जाता है। इसके अलावा बहुत सारे दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पे नेटवर्क की समस्या रहती है, तो भारत सरकार की तरफ से सैटेलाइट फोन दिए गए हैं जहां से कार्मिक बीओपीज में बैठ के अपने परिवारों से बातचीत कर सकते हैं। बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं भी हैं जो मोटिवेट करती हैं, उनको परिवार को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो ये एक मोटिवेशन फैक्टर रहता है जिससे कार्मिक सीमाओं की रक्षा अपने मन लगा के करता है। और बहुत कुछ मोटिवेशन फैक्टर हम लोगों को भी आपसे मिला आपके बात सुन के। जी। और एक लास्ट में जो आपसे बात जानना चाहती हूँ, हम लोग बहुत बार ये न्यूज भी कवर करते हैं कि बीएसएफ सिर्फ वो वहां पर बॉर्डर की सिक्योरिटी नहीं करते, वो बहुत सारे काम करते, सोशल वर्क करते। हमने हाल ही में कोविड में देखा है कि वो बॉर्डर के आसपास जो लोग हैं उन लोगों के सेवा में जुड़े रहे थे। तो अगर आपसे सर सुने कि सोशल वर्क वो कैसे करते हैं? अगर आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की फंक्शनिंग अगर देखें, अगर जैसे आपको मौका लगता है जाने का, तो आप ये देखेंगे कि हम एक लीनियर फैशन में डिप्लॉयड है जी। एक सिंगल पंक्ति की तरह जीरो लाइन के साथ अपने कार्य को अंजाम देते हैं जी। और बॉर्डर आउटपोस्ट की मदद से हम सीमाओं को डोमिनेट करते हैं। जब हम बॉर्डर आउटपोस्ट की बात करें तो ये उन दुर्गम क्षेत्रों में होती हैं जहां पे बहुत सारी जो पब्लिक है उस तक सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम नहीं पहुंच पाते। जी।
सबसे बड़ा काम जो बीएसएफ करती है वो पेड़ लगाने का करती है, पर्यावरण को अच्छा। बचाने का काम करती है। अच्छा। तो बहुत बड़े क्षेत्र में बीएसएफ पेड़ लगाती है जी। और उनको मेंटेन भी करती है। सेकेंडली, बहुत सारे कार्यक्रम जैसे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जी। सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फिक्स अमाउंट हर स्टेट गवर्नमेंट को बीएडीपी के तहत प्रोवाइड अच्छा। करती है, और उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके बीएसएफ बहुत सारे काम ऐसे बॉर्डरिंग एरिया में करवाती है जो बॉर्डर पॉपुलेशन के लिए मददगार साबित हो। रोड्स का बनाना या कुछ एक बिल्डिंग्स का बनाना या कुछ एक टॉयलेट्स या बहुत सारे काम हैं जो बॉर्डरिंग एरिया में होते हैं। इसके अलावा बीएसएफ एक कार्यक्रम करती है सीएपी, दैट इज सिविक एक्शन प्रोग्राम। उसमें गांव वालों के साथ मिलके उनकी पंचायत या गांव के जो स्कूल हैं उनमें कुछ प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि बच्चे स्कूल में पढ़ें, जी। उनको स्टेशनरी वगैरह प्रोवाइड करती है, देन टॉयलेट्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करके देती है, और पंचायतों में भी बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि उनको ये ना लगे कि हम कहीं वंचित रह गए हैं। बीएसएफ बॉर्डरिंग एरिया में लीड एजेंसी है सबसे सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वहाँ के जो दुख हैं और सुख हैं, हालात हैं, हम सब एज ए सीमा सुरक्षा बल उसमें शामिल रहते हैं और कोशिश करते हैं कि इन लोगों की जो समस्याएं हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचे और उनको दूर करने की कोशिश की जाए। थैंक यू सर। और हम आपको सभी बीएसएफ की उन जवानों को हम यहाँ से नमन करते हैं जो देश की सेवा में जुड़े रहे थे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। আমরা জানলাম আমাদের বর্ডার, আমরা জানলাম আমাদের বর্ডারে যারা দিনরাত অতন্ত্র প্রহরায় থাকে তাদের নিয়ে, আমরা জানলাম শুনলাম তাদের কথা যারা শীত কিংবা গ্রীষ্ম প্রত্যেকটি জায়গায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাদের 100% দিয়ে কাজ করে। চলুন তাদের সম্পর্কে আরো আমরা জানি, আমাদের আগামী প্রজন্মকে জানাই এবং আমরা প্রত্যেকেই তাদের স্যালিউট জানাই যারা আমাদের সুরক্ষায় রাখে। সঙ্গে থাকুন হেডলাইন্স ত্রিপুরা ন্যাশনালের আমাদের আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠান এই পর্যন্তই। নমস্কার।